नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस पल का इंतजार था अपने को वो था कि लैब असिस्टेंट के लिए भूगोल का सिलेबस कब आएगा। सभी की डिमांड थी सिलेबस कब आएगा, किस रूप में आएगा, कैसे तैयारी करेंगे, क्या आधार रहेगा। तो बिल्कुल जो अपनी आवश्यकता थी उसके लिए उसकी पूर्ति हो चुकी है, क्योंकि सिलेबस ज्योग्राफी का जो लैब असिस्टेंट का है वो जारी हो चुका है। सिलेबस में क्या कैसे रहेगा, कौन कौन से टॉपिक है, तो विशेष जानकारी हम आपको अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपको करवाएंगे, जिसमें वर्ल्ड का ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, प्लस राजस्थान ज्योग्राफी है। राजस्थान ज्योग्राफी दोनों पेपरों में वो देखने को मिलेगा उसके टॉपिक जो है। तो हर एक अन्य विषय के जो है, जैसे साइंस वाले उनके फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी राजस्थान का मिलेगा, तो वो सारा अपन क्लियर करवाएंगे। महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है यह है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है नया वीडियो का तो आपके पास में उसका लिंक जो पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे वीडियो का लाभ उठा सके। तो पूरा का पूरा अपने चैनल के माध्यम से अपन कोर्स करवाने जा रहे हैं, तो ज़रूर हमसे जुड़े रहें। अब अपन देखते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस है क्या। वैसे देखें तो सिलेबस बहुत बड़ा और विस्तृत आया है, लेकिन घबराने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस है वो जूनियर और सीनियर क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक्स है उस एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों का मिक्स है। इसमें एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों का मिक्स सिलेबस है, तो पूरा कोर्स हम अपन करवाएंगे। इसके साथ साथ में यूजी लेवल का जो है, कॉलेज लेवल का जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट साथ में दे रखा है, तो वो भी अपन सोल्व करवाएंगे। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का जो टॉपिक्स है वो सारे आपको क्लियर करवाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में करवाएंगे। तो आप हमसे जुड़े और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं सिलेबस जो है वो क्या है, किस रूप में है। तो ये अपन देखते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो है भर्ती कर रहा है अपने किसके लिए, प्रयोगशाला सहायक, जिसमें अपने अन्य विषयों के लिए जो पद है उसकी संपूर्ण विज्ञप्ति हमने डाल दी थी पहले ही, ठीक है। और यहां अपन देखते हैं भूगोल का सिलेबस, ठीक है ना। भूगोल का संपूर्ण जो सिलेबस है उसकी जानकारी अपन यहाँ पे देखते हैं। पाठ्यक्रम कह दें चाहे सिलेबस कह दें, इसकी बात अपन आज करने जा रहे हैं। यहाँ जो पेपर होगा उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि प्रश्न पत्र जो होगा उसमें भाग ए और इसमें यह होगा सामान्य ज्ञान का। भाग ए होगा सामान्य ज्ञान का, 100 अंक का होगा, ठीक है। और भाग ब इसमें जो रहेगा ये रहेगा अपने भूगोल का, ज्योग्राफी का, और यह रहेगा 200 अंक का। कुल 300 अंक का पेपर होगा और समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। वो कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का समय। 3 घंटे में आपको 100 अंक और 200 अंक यानी कुल 300 अंकों का प्रश्न पत्र वो सोल्व करना है, ठीक है। और यहाँ जो प्रश्न आएंगे वो 150 प्रश्न लगभग आने की संभावना इसमें रहती है। तो 150 प्रश्न आएंगे। सारे के सारे जो प्रश्न है किस तरह के होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक जो राइट है उसको आपको सही मार्क करना है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, और जिसको अपन नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं उसका ध्यान रखिएगा। 1/3 अंक नेगेटिव रहेगा, अर्थात आपने एक गलत कर दिया तो सही जो आंसर है उसमें से 1/3 अंक उसके कट जाएंगे। जो अंक बाहर है जिस प्रश्न का, जैसे 2 नंबर का है तो उसका 1/3 अंक आपका काटा जाएगा,
अंक भार के अनुसार ये नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और महत्वपूर्ण जो बिंदु राजस्थान सरकार ने सभी वैकेंसियों में जोड़ा है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ छंटनी हो जाएगी। और जो इंटेलिजेंट है, जो होनहार वीरवान के होते चिकने पात, जो होनहार वही आगे बढ़ेंगे। तो उसमें अपन देखेंगे कि इसमें जो पासिंग मार्क है, न्यूनतम मेरिट में शामिल होने के लिए न्यूनतम 40% अंक आपको लाने अनिवार्य है। 40% अंक आपको लाने अनिवार्य है। यदि किसी पद के लिए किसी कैटेगरी में 40% अंक किसी के नहीं आते हैं तो वो पद खाली माने जाएंगे, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात आप यदि मेरिट में शामिल होना चाहते हैं तो मेरिट में शामिल होने के लिए आपको कितने अंक लाने हैं? न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य है। अब वो बात नहीं है कि आपके 20% आ गए, आपकी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में थे, चाहे आप विडो थे, चाहे तलाकशुदा थे, चाहे विकलांग थे, किसी कैटेगरी में थे, किसी रूप में थे, चाहे EWS है, चाहे OBC वर्ग में, किसी वर्ग में थे, आप पे कम अंक आ गए, उस कैटेगरी की मेरिट कम रही है तो आपका नंबर आ गया, नहीं आएगा। कम से कम 40% अंक आपको लाने अनिवार्य है। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण इसकी सूचना है। अब देखते हैं अपन भूगोल का पाठ्यक्रम, भूगोल का सिलेबस क्या रहेगा। कौन कौन से टॉपिक्स में शामिल किए हैं। बहुत से ऐसे अपने चैनल में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक उनको सिलेबस से अपने चैनल का जो है उसके बारे में विशेष रूप से यूँ कहें तो सब्सक्राइब करके वो जुड़े नहीं है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं और जुड़ करके अपने इस चैनल का जो लाभ है वो उठाएं। भूगोल जो है उसमें संपूर्ण जो सिलेबस है वो मुख्य रूप से जो सिलेबस है वो इसमें जो है आप NCERT प्लस RBSE दोनों का मिक्स है यहाँ पे, क्योंकि जो टॉपिक मैंने देखे हैं सारा मिक्सिंग है। RBSE में कई टॉपिक NCERT में नहीं है, वो RBSE के टॉपिक यहाँ ले रखे हैं, तो दोनों का मिक्स टॉपिक है। अपने को विस्तृत और सिलेक्शन लाइक जानकारी यदि चाहिए तो वो अपने को संपूर्ण और विस्तार से दोनों चीज़ें ये पढ़नी पड़ेगी। और ये तैयारी हम करवाएंगे आपको, क्योंकि कक्षा 11 और 12 का जो ज्योग्राफी है उससे हम पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे मिशन के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि अभी ज्योग्राफी के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने अपनी क्लास के बच्चों के लिए और YouTube के माध्यम से अन्य सभी भूगोल के जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रश्नोत्तर सीरीज जारी की थी। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रश्नोत्तर सीरीज है उसमें 100% पेपर अपना बोर्ड का जो उसी प्रश्नोत्तर सीरीज के बेस पे आया था। तो वो प्रश्नोत्तर सीरीज भी ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर डाल रखी है, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पूरी तैयारी नए तरीके से आपको अपन लैब असिस्टेंट के लिए शुरू करवा देंगे। अब टॉपिक कौन कौन से है वो देखते हैं। इसमें जो टॉपिक महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से जोड़ रखे हैं। पहला जो टॉपिक है वो दे रखा है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, यानी भूगोल का विकास कब से शुरू हुआ, एक विषय के रूप में कब शुरू हुआ और किस प्रकार से इसको भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के रूप में रखा गया, तो उसके बारे में। ठीक है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं, ब्रांचेज कौन कौन सी है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, जैविक भूगोल, जो भी है इसकी ब्रांचेज, वो कब किसने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया उसकी जानकारी यहाँ पे। और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल का महत्व है, भौतिक भूगोल का महत्व है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि फिजिकल जियोग्राफी जो अपनी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरी की पूरी जो विशेष सामग्री है वो आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलेगी ही, विस्तार से देंगे। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वह विकास, उत्पत्ति व विकास। तो इसमें अपन देखेंगे जो बिग बैंग का सिद्धांत है, बिग बैंग का सिद्धांत जो है उसके बारे में, किस प्रकार से एडविन हबल ने पृथ्वी का जो उद्भव है 13.7 अरब वर्ष पहले
वो एक बिग बैंग सिद्धांत के थ्रू समझाया है, तो उसकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना के बारे में, वायवेरासी परिकल्पना है, तो विभिन्न जो परिकल्पना है उसकी अपन चर्चा इसमें करेंगे। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है उसके बारे में भी अपन आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके अंदर जो भूपरपट्टी है, इसके अलावा मेंटल है, आंतरिक बाह्य करोड़ है, आंतरिक करोड़ है, तो उनका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से तत्वों से बनी हुई है, मोह सांतत्तिक स्तर कौन सा है, तो आदि की विस्तार से अपन चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, अंदर से पृथ्वी है कैसी। अगला टॉपिक दे रखा है महासागरों में महाद्वीपों का वितरण। महासागरों व महाद्वीपों का वितरण, यानी पृथ्वी पर कितने क्षेत्र में महासागर है, कितने महाद्वीप है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनका क्षेत्र है ना, कौन कौन से पर्वत पठार उन पे है, तो सारी की सारी जानकारी महाद्वीप और महासागरों के बारे में हम आपको यहाँ से बताएंगे। ये एक टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि बड़ा सिलेबस आएगा, 60 टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सरल भाषा में और शॉर्ट लैंग्वेज में एकदम से इजी तरीके से यूँ कहें तो आपको हम ये सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। 5वां बिंदु यहाँ दे रखे हैं सेल, यानी चट्टानें। सेलों के प्रकार और विशेषताएं। 3 तरह की सेलें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। आग्नेय सेल की बात करेंगे, अवसादी सेल की बात करेंगे, जिसको परतधारी बोलते हैं, और कायांतरित सेल की बात करेंगे। इन सेलों की विस्तार चर्चा, क्या इनकी विशेषताएं होती है, कैसे ये बनती है, कैसे कायांतरण होता है, कैसे रूपांतरण होता है। ठीक है, तो विभिन्न जो प्रक्रिया उनके बारे में यहाँ अपन पढ़ेंगे, और इनके उदाहरण सहित कौन कौन सी सेलें अग्नेय में आती है, कौन सी अवसादी में आती है, कौन सी कायांतरित में आती है। अगला बिंदु दे रखा है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसमें अपन देखेंगे भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं, उसमें अपन देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी बल सक्रिय रहते हैं, जैसे आंतरिक बल और बाह्य बल। उसके बाद में कौन सी प्रक्रियाएं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, भूकंप आता है, सामान्यिक धाराएं आती है, तो उनसे किस तरह से पृथ्वी है उसके ऊपर चेंजेज आता है। ठीक है ना, बहते हुए जल से किस तरह के चेंज आते हैं, बहती हवा से किस तरह के चेंज आते हैं, समुद्री लहरों धाराओं से किस तरह का चेंज आता है, विभिन्न बिंदुओं पर अपन यहाँ यह चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है स्थल रूप और उनका विकास, यानी धरातल पर स्थल रूप कैसे बने, स्थल रूप व उनका विकास। तो स्थल रूप का विकास, स्थल रूप बने कैसे, पर्वत पठार मैदान, झील वगैरह जो कैसे बने, नदियाँ किस तरह से प्रवाहित हुई, किस तरह से उनके रास्ते बने, तो स्थल रूप किस प्रकार से बने, किन प्रक्रियाओं के तहत बने, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कोबर का भूषण सिद्धांत क्या है, तो सारे जो बिंदु है उनकी चर्चा अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ये टॉपिक भी अपने सिलेबस में शामिल है। अगला दे रखा वायुमंडल, जिसका विस्तार से टॉपिक दे रखा है। आप इस नए टॉपिक का इंतजार न करें, हमारे मिशन के अंदर, हमारे चैनल के अंदर आप हमारी वीडियो लिस्ट देखें, उसके अंदर अपने ये बहुत सारे टॉपिक तो ऑलरेडी मैंने डाल ही रखे हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति का डाल रखा है, बिग बैंग सिद्धांत डाल रखा है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो सेल है उसके बारे में डाल रखा है अपन ने। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डाल रखा है, स्वेस के अनुसार डाल रखा है, तो ये ऑलरेडी डाले। वायुमंडल का संगठन व संरचना, वायुमंडल का संगठन व संरचना, ये टॉपिक भी अपन ने डाल रखा है। इसमें संगठन में देखेंगे कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेज है उनके बारे में, इसके अलावा अन्य गैसेज है, इसके अलावा जलवाष्प की मात्रा है, उसका क्या कार्य है, ठीक है ना, धूल धुएं के कण वायुमंडल में उनके क्या कार्य है, और साथ साथ में अपन देखेंगे कि परतों के बारे में, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, जो गैसेज है उनके अलग अलग जो परतें हैं, तापमान के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन, सममंडल, विषममंडल आदि संपूर्ण चर्चा जो अपन यहाँ करेंगे। इसका वीडियो भी अपन ने पहले से ही अपने सिलेबस में डाल ही रखा है, तो इसको भी पढ़ ले, प्लस और विस्तार से अपन और डाल देंगे। जल्दी लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे इन टॉपिक्स की। अगला है सूर्य तप। सूर्य तप, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसके बारे में, कितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, किस तरह से ऊष्मा संतुलन बनता है, उसको ऊष्मा बजट भी कहते हैं अपन। ऊष्मा बजट है क्या, कितनी ऊष्मा पर सूर्य से इकाई अपन प्राप्त करते हैं, कितनी पार्थिव विकिरण से पुनः प्रस्तावित कर दी जाती है, और संपूर्ण पृथ्वी पर तापमान का वितरण किस तरह से रहता है।
कहाँ अधिक तापमान प्राप्त होता है, कहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ तिरछी पड़ती है, दिन बड़े कहाँ होते हैं, छोटे कहाँ होते हैं, तो सारे के सारे डिटेल्स है इसमें इस टॉपिक के माध्यम से अपन देखेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने देखा है जो सिलेबस में जोड़ रखा है। अगला है वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुदाब व वायुमंडलीय परिसंचरण, यहाँ अपन देखेंगे कि एयर प्रेशर जो है, वायुदाब जो है वो किसे कहते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से किस क्षेत्र में वायुदाब जो है बढ़ता है घटता है, और वायुदाब बढ़ने घटने से जो वायुमंडल का जो परिसंचरण तंत्र चलता है, जैसे कि मानसून आता है, कैसे आता है, तो उसकी विस्तार से चर्चा अपन इस टॉपिक में करेंगे। वायुदाब से संबंधित जो भी रिएक्शन आता है, परिवर्तन आते हैं, उससे रिलेटेड चर्चा अपन यहाँ करेंगे। फिर अगला 11वां बिंदु जो दे रखा है, वायुमंडल में जल की बात करेंगे कि वायुमंडल में जल की मात्रा किस रूप में है। वायुमंडल में जल, तो ये किस रूप में है, वाष्पीकरण, खुले जलाशय उनसे वाष्पीकरण होता है, तो किस रूप में होता है, वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल वायुमंडल में कैसे पहुंचता है। संघनन क्या है, बादल कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस ऊंचाई में, पक्षाव, स्त्री, कपासी, वर्षी मेघ जो है किस प्रकार से बनते हैं। और वर्षण यानी वायुमंडल का जल है बूंदों के रूप में जो धरातल पे प्राप्त होता है उसको वर्षण कहते हैं। तो ये वर्षण जो है किस प्रकार से वर्षा होती है, वो कितने इसके प्रकार है, और इसका वितरण कहाँ वर्षा अधिक होती है और कहाँ कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे 3 तरह की वर्षण की बात अपन करेंगे। एक सामान्य वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है, एक चक्रवातीय वर्षा होती है। तो तीनों प्रकार यहाँ विस्तार से अपन देखेंगे, ठीक है। अगला बिंदु जो है वो है वर्ल्ड जियोग्राफी में अगला बिंदु है विश्व की जलवायु। ये सारे टॉपिक विश्व भूगोल के ही है, इनका जो स्तर है वो संपूर्ण विश्व भूगोल के रूप में है, वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है। सारे टॉपिक आप देख रहे हो जो भौतिक भूगोल से संबंधित है सारे। विश्व की जलवायु, विश्व की जलवायु के अंदर अपन देखेंगे कोपेन का वर्गीकरण कि संपूर्ण विश्व की जलवायु कोपेन ने किस प्रकार से बांटा है, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है ना। इसके सिर्फ कोपेन का देखना है, इसके अलावा अन्य विद्वानों ने जैसे थार्नवेट और ट्रिवार्था ने भी वर्गीकरण किया, तो अपने सिलेबस में कोपेन का ही है, तो अपन कोपेन के वर्गीकरण की ही चर्चा यहाँ पे करेंगे। ABCDE जिस प्रकार से उन्होंने जो वर्गीकरण बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, संकेताक्षर जो बनाए उस रूप में अपन देखेंगे। और हरित गृह प्रभाव, इसका वीडियो पहले डाल रखा है अपन ने। वायुमंडल में जो प्रदूषण गैसों से किस प्रकार से एक लेयर बनती है, ठीक है ना, उसके बारे में। भूमंडलीय ऊष्मन, हरित गृह प्रभाव का ही एक असर होता है, भूमंडलीय ऊष्मन या भूमंडलीय तापन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इससे होता है, और जलवायु परिवर्तन से हमारे जो प्रकृति है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस पर किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है और कैसे उसको रोका जा सकता है। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे उसको रोकने के लिए, पृथ्वी सम्मेलन क्या था, तो इन सब बातों की चर्चा अपन इस टॉपिक में करेंगे। तो यह आ गया विश्व की जलवायु के संदर्भ में। उसके बाद में देखते हैं अगला टॉपिक। यहाँ तक समझ गए होंगे कौन कौन से टॉपिक शामिल है, विस्तार से अपन चर्चा कर रहे हैं। अगला टॉपिक है अपने मिशन से जुड़ने के लिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला टॉपिक जो है उसमें दे रखा है 13वां बिंदु, जलीय चक्र। जल चक्र किसे कहते हैं, किस प्रकार से महासागरों से पानी उठ करके वायुमंडल में संघनन के माध्यम से बादल बन करके वर्षा के रूप में पुनः प्राप्त होता है, और नदियों से कैसे समुद्र में पुनः पहुंचता है, ये पूरा जल चक्र देखेंगे अपन। और अंतः सागरीय उच्चावच, समुद्री उच्चावच है, समुद्र में किस तरह की संरचनाएं पाई जाती है उनकी चर्चा अपन करेंगे। महाद्वीपीय मग्न तट है, शेल्फ है, महाद्वीपीय महासागरीय जो बेसिन है, गंभीर है, उन सब की चर्चा अपन करेंगे। 4 भाग है इसके। अगला टॉपिक है तापमान और लवणता का वितरण। तापमान व लवणता का वितरण, तापमान और लवणता का वितरण। तो तापमान और लवणता का वितरण अपन देखेंगे कि
संपूर्ण पृथ्वी के जो जलीय क्षेत्र है, महासागरों का तापमान कहाँ, किस महासागर ज़्यादा और किसका कम है, उसमें नमक की मात्रा कहाँ पीपीटी अधिक है और कहाँ पे कम पाई जाती है। सबसे अधिक लवण किस जगह पे है, जैसे कि टर्की की वान झील में सबसे अधिक लवण पाया जाता है 330 पीपीटी के आसपास में। तो फिर महासागरीय तरंगों की बात करेंगे। महासागरीय तरंगे ज्वार भाटा किसे कहते हैं और धाराएं, किन महासागरों की धाराएं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, कन्नारी है, बेंगुला है, इन धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, किस महासागर की कौन सी धारा है और क्या उसका प्रभाव रहता है। तो इन सब टॉपिक की विस्तार से अपन बिंदु वाइज चर्चा अपने इस टॉपिक में अपन करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र। जैवमंडल की चर्चा अपन करेंगे। इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र जो है उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, बायोम, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, महासागरीय बायोम, इसकी चर्चा करेंगे। जैव भू और रसायन चक्र, जो जीवों का जीवन चक्र पाया जाता है उसके बारे में। जल चक्र की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। कार्बन चक्र की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कार्बन जो है वो धरातल से पौधों में आता है, पौधों से जानवरों में आता है, जानवरों से पुनः वापिस से वायुमंडल में पहुंचता है। नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे, किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है एक सर्कल के रूप में घूमता है। उसके बाद खनिज चक्र की बात करेंगे और इकोलॉजिकल बैलेंस इसको कहें, पारिस्थितिक संतुलन की बात अपन यहाँ करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिक संतुलन की बात भी यहाँ करेंगे। ठीक है, अगला बिंदु जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता और संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी जिसको अपन बोलते हैं, पृथ्वी पर जैव विविधता किस रूप में पाई जाती है और किस प्रकार से उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपने भारत के टॉपिक आ जाते हैं। भारत के संदर्भ में अगले टॉपिक है। तो 7वां जो टॉपिक भारत के संदर्भ में हुआ है, भारत की स्थिति, आकार, पड़ोसी देश। ये भारत के संदर्भ में इनकी चर्चा करेंगे कि भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है और उसका आकार किस तरह का है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितनी उनसे सीमाएं लगती है, आदि आदि बातों की अपन चर्चा करेंगे। अब भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश भूआकृतिक खंड दे रखा है और भूआकृतिक खंड का मतलब है फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है वो है भारत के भौतिक प्रदेश, जिसकी ऑलरेडी अपन ने वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ से आप उनको पढ़ते रहें, खाली न बैठे भाई वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, ऑलरेडी डाल रखे हैं और ज़रूर वीडियो जो है विस्तार से और आ जाएगा। अगला बिंदु है जल संभर। भारत में जल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में। इसके अलावा हिमालय व प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। तो इसमें हिमालय की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, दूसरी ओर बंगाली खाड़ी में है उसकी सारी नदियां कौन कौन सी है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, यहाँ गंगा, यमुना, उसकी सारी नदियाँ। तो ये पूरा का पूरा जो नदी तंत्र है उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। अगला टॉपिक है मानसून जलवायु। मानसून के संदर्भ में जलवायु का जो टॉपिक है आज ही अपन ने डाला था राजस्थान के संदर्भ में, उसमें पूरे भारत का संदर्भ लिया था, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक उसमें डाल रखे हैं। मानसून विच्छेद ये अपन ने डाल रखा। मानसून का प्रत्यावर्तन ये भी टॉपिक कल ही डाला था, ज़रूर पढ़ लें इसको।
क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके बाद में ऋतु, भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है उनकी विस्तार से टॉपिक डाल रखा है, ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद में कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के वर्गीकरण को ही ऑथेंटिक माना है इस सिलेबस में, तो कोपेन का वर्गीकरण ही अपन पढ़ेंगे। तो भारत का जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार पढ़ेंगे। वनस्पति को आधार बनाया था कोपेन ने, और किस प्रकार से वनस्पति के बेस पे ही तापमान और वर्षा महत्वपूर्ण है, वनस्पति को प्रभावित करने वाले तत्व है, तो उनके बेस पे ही कोपेन का वर्गीकरण अपन देखेंगे। अगला है वन और वनों के प्रकार, भारत के संदर्भ में देखेंगे, और वनों का वितरण, कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं उसकी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ पे, सदाबहार कहाँ पे है, सदाबहार कहाँ पे है, ठीक है ना, तो सभी की बात अपन करेंगे। अगला है मृदा, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ और उन मिट्टियों का वर्गीकरण, कछारी मिट्टी कहाँ है, जलोढ़ कहाँ है, लेटराइट कहाँ है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ है, लाल काली कहाँ है, लाल पीली कहाँ है, सभी की चर्चा अपन ICAR जो वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे। मृदा संरक्षण, कैसे मिट्टी को बचाया जा सकता है और किस तरह से वो उसका अवकर्षण हो रहा है उसकी बात करेंगे, अवकर्षण और उसके बाद में उसका संरक्षण, दोनों की चर्चा मृदा वर्गीकरण के साथ में अपन कर लेंगे। तो मिट्टी का वर्गीकरण है। उसके बाद में आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यहाँ आपदाएं दे रखा है, तो उसमें भारत में कौन कौन सी आपदाएं हैं उनके बारे में अर्थ ही, उनका वर्गीकरण और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, यदि आपदा आ जाती है तो उसका प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन सी आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, उसके बारे में बाढ़ है, सूखा है, तो इनकी बात करेंगे। ओजोन परत का क्षरण है, तो इन सब बिंदुओं की अपन चर्चा यहाँ करेंगे। उसके बाद में दे रखा है जो महत्वपूर्ण कार्य आ गया, अब प्रायोगिक भूगोल का आ गया, और उस प्रायोगिक भूगोल में महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ऐसे करवाते हैं वैसे करवाते हैं, लेकिन यहाँ आते ही वो लोग अपने रुख से मुड़ जाते हैं और संपूर्ण टॉपिक न करवा करके बेसिकली टॉपिक डाल देते हैं, और अपन उनके वेटिंग में रहते हैं भाई ये अच्छा डालेंगे, लेकिन अपने मिशन पे हम विस्तृत जानकारी डाल रहे हैं। अब आगे यहाँ प्रायोगिक में मानचित्र व मापनी, ठीक है ना, तो यहाँ 24वां टॉपिक है मानचित्र व मापनी। सरल रेखीय मापनी की चर्चा करेंगे, तुलनात्मक मापनी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, तो दूरी मापन कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ दे रखा है। दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे, और जो मानचित्रों में सांकेतिक चिन्ह है उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। तो पूरा का पूरा मानचित्र, मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्हों, प्रतीकों का जो प्रयोग किया जाता है, कौन से कलर कहाँ दर्शाए जाते हैं, उसकी बात अपन विस्तार से करेंगे। अगला है अक्षांश और देशांतर। ये टॉपिक भी अपन ने डाल रखा है, विस्तार से डाला है मैंने अक्षांश और देशांतर ग्लोब के साथ में। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर टॉपिक विस्तार से मैंने डाल रखा है, जरूर वहाँ से पढ़ लें, ठीक है ना। अक्षांश का क्या अर्थ होता है, समय निर्धारण कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, ये टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो अपन यहाँ से इसको पढ़ना शुरू कर दें, और विस्तार से जो प्रश्नोत्तर सीरीज हो रहे टॉपिक की विस्तार से जानकारी, हालांकि विस्तार से डाली है और विस्तार से अपन आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इजी है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनते। एक बार अपन यदि इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अपने माध्यम से, तो वो चिंता नहीं रहती कि टॉपिक में प्रश्न आएगा कैसे, तो उसको सरल कैसे करें। सीधा अपन यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि आया कहाँ से, सिर्फ रटना पड़ता है। तो सबसे पहले आवश्यकता समझने की, तो हमने अपने चैनल के माध्यम से सारे टॉपिक है उनको विस्तृत तरीके से समझाया है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला टॉपिक है मानचित्र प्रक्षेप। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रक्षेप किस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न भागों को प्रक्षेप के माध्यम से दर्शाया जाता है और उनके प्रकार, ठीक है ना,
शंकुआकार है, बेलनाकार है, प्रक्षेप दे रखे हैं ना, लध्वक्ष गुलाब की आकृति जो पृथ्वी, उसको विभिन्न प्रक्षेपों से कैसे समझाते हैं, उन सब की जानकारी अपन देंगे। एक प्रमाणिक अक्षांश, एक प्रमाणिक या मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, प्रक्षेप बनाते कैसे, और उसमें कौन सी कमी रहती है और कौन से उसके लाभ होते हैं, उन सब की बातें अपन यहाँ करेंगे। शंक्वाकार दे रखा है और बेलनाकार दे रखा है। बेलनाकार और एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप है, यहाँ पे दे रखे हैं, तो विस्तार से हम इसको समझाएंगे। अगला बिंदु है वो है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ मापने भी दे रखी है, 1:50,000 से 1:20,000 तक की मापने पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनकी यहाँ अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसमें किस तरह से समोच्च रेखीय ढाल दिखाए जाते हैं, समोच्च रेखीय ढालों की चर्चा, ढाल कैसे दिखाए जाते हैं, ठीक है। पहाड़ी कैसे दिखाई जाती है, ठीक है। जलप्रपात कैसे दिखाए जाते हैं, भृंगु, तो आदि संरचनाएं कैसे बनती है वो हम आपको बना के बताएंगे। प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें ये बना करके बताएंगे समोच्च रेखाओं के माध्यम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी भाषा में आपको समझाएंगे। वायु फोटोग्राफ, यानी जो सुदूर दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहाँ तक वायु फोटोग्राफ महत्वपूर्ण, उनका सर्वे करने के लिए भूगोल के अंदर। तो वायु फोटोग्राफ के माध्यम से सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, उसकी किस प्रकार से वो पोज लिए जाते हैं, दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, तिर्यक दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, ज्यामिति आकृति, ठीक ना। तो ये सारी जो जानकारी ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ है उसकी जानकारी है, वो सारी जानकारी इसके अंदर वायु फोटोग्राफ में हम आपको देंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये कितने प्रकार का होता है, इस सर्वेक्षण होता कैसे है, और वायु फोटोग्राफ जो है उसका ऊर्ध्वाधर चित्र कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी जानकारी अपन यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुँचाएंगे। इसी के संदर्भ में दूसरा है उपग्रह बिंब। उपग्रह किस प्रकार से धरातल के विभिन्न क्षेत्रों का पोज लेता है उसके बारे में। सुदूर संवेदन, यानी दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ से आंकड़े किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। और उन आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सुदूर संवेदन जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो प्लेटफॉर्म क्या है सुदूर संवेदन के बारे में, ठीक है ना। और उपग्रह जो आंकड़े दिए अपने को पहुंचाता है विभिन्न सैटेलाइट के माध्यम से, जो आंकड़े अपन लेते हैं उनके बारे में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उपग्रह बिंब के बारे में, सुदूर संवेदन के बारे में, और उपग्रहों के माध्यम से लिए गए जो आंकड़े उनके बारे में और उनके प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। अगला बिंदु दे रखा है मौसम उपकरणों का उपयोग। मौसम उपकरण, मौसम उपकरण जो है उसमें जैसे तापमापी कितने प्रकार की होती है, तापमापी, निद्रव्य, वायुदाब मापी, ठीक है ना। आर्द्र और शुष्क तापमापी के बारे में, वायु दिशा सूचक, वायु दिशा सूचक यंत्र के बारे में, वर्षा मापी यंत्र के बारे में, ठीक है। और मौसम चार्ट, वायुदाब, हवा और वर्षा का वितरण, वायुदाब, हवा व वर्षा का वितरण, ये सारा इसमें अपन देखेंगे। देखो यहाँ अपन देखेंगे तापमापी, शुष्क और आर्द्र तापमापी जो है उसके बारे में, दोनों किस प्रकार से काम करती है, वायु की दिशा जो बताती है किस प्रकार से वो यंत्र काम करता है, किस ओर से हवा किस रूप में आ रही है, वर्षा मापी, वर्षा कितनी होती है, कैसे उसको मापते हैं, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है उसके बारे में,
इस यंत्र के बारे में, और वायुदाब, हवा और वर्षा का जो वितरण है उसके बारे में यहाँ अपन चर्चा करेंगे। और मौसम चार्ट्स, विभिन्न तरह के जो मौसम चार्ट आते हैं वो भी इसमें शामिल है। विभिन्न तरह के मौसम के जो चार्ट आते हैं तो किस तरह से वो चार्ट तैयार होते हैं, उसमें संकेत किस रूप से काम करते हैं, कैसे उसको अपन पढ़ते हैं, तो वो इसमें अपन देखेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है मौसम चार्ट्स का प्रयोग। मौसम चार्ट और मौसम चार्ट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। वायुदाब, हवा और वर्षा के वितरण के अंदर यहाँ पे वायुदाब, हवा और वर्षा वितरण में मौसम चार्ट किस प्रकार से काम आते हैं, तीनों बिंदुओं के अंदर अपन यहाँ चर्चा इसकी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ घबराए नहीं, बहुत सारे टॉपिक अपने देखे हैं, तो ये कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की, डरने की, घबराने की बात नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक है, और यदि अपन इसको बड़े ही बेसिक तरीके से देखेंगे और इजी भाषा में देखेंगे तो सारे सारे टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लंबा अनुभव है अपना इसमें, क्योंकि 2008 से हम भूगोल देख रहे हैं, और पहले पब्लिक स्कूल में देखते थे, उसके बाद में 2015 की वैकेंसी में जो फर्स्ट ग्रेड सिलेक्शन लेकर के और गवर्नमेंट स्कूलों में आज अपन भूगोल देख रहे हैं। तो ये बड़ा लंबा अनुभव है अपना, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बड़े संघर्ष के साथ में जो मंजिल पाई है, ये फर्स्ट ग्रेड जो 2015 की वैकेंसी निकाली है, तो इसके पीछे राज यही है कि हम घबराए नहीं, और ये सारे टॉपिक है इनमें डूब गए थे, और आप भी डूबे। सारे सारा जो भूगोल है उसमें आप डूब जाओगे, एक इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो इजीली इनको क्लियर कर लोगे, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगला टॉपिक यहाँ है विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ, यहाँ तक जो टॉपिक ये सारे हैं, 31 तक जो टॉपिक है वो एज ए प्रायोगिक भूगोल के टॉपिक है। प्रैक्टिकल भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक ये काम आते हैं, ठीक है ना, उसे संदर्भ में है। अब वापस थ्योरिकल विश्व की जनजातियाँ, और जनजातियों में अपन चर्चा करेंगे एस्किमो। अब मैंने यहाँ कहा था आपको कि यहाँ एनसीईआरटी और आरबीएसई सिलेबस दोनों है, तो एनसीईआरटी सिलेबस जो जारी किया है उसमें सिर्फ ये जनजाति वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आरबीएसई के सिलेबस में ही है, तो इसमें दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। एस्किमो, बुशमैन, भारत के गोंड, भील, ठीक है, और इन जनजातियों का वितरण ये कहाँ कहाँ रहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में एस्किमो निवास करती है, उसके अंदर कनाडा जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, उत्तरी साइबेरिया है, वहाँ पे अफ्रीका के जो क्षेत्र है, कालाहारी का मरुस्थल है, उसके आसपास में बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो उसके विस्तार से मध्य भारत के अंदर गोंड जनजाति, और जो पठारी मालवा का पठार जो है, विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र है, और राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। तो इनकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इनके आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, आर्थिक व सांस्कृतिक क्या विशेषताएं इनकी, आर्थिक व सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी है, क्या रीति रिवाज इनके, क्या पहनावा है, किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, आदि आदि बिंदुओं पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला बिंदु, यूँ देखें तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा, 60 टॉपिक इसमें सारे शामिल कर दिए, काफ़ी विस्तृत सिलेबस है। तो बहुत सारे सिलेबस जो है के टॉपिक है अपने अपने चैनल में पहले से डाल रखे हैं, क्योंकि लगभग 200 वीडियो अपन ने डाल रखे हैं। यहाँ हमारे पास में थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम है, क्योंकि जैसे कि डिजिटल बोर्ड अपने पास में नहीं है, पैनल अपने पास में नहीं है, तो वहाँ न जाएं आप कि आपके पास में पैनल नहीं है, सुविधा कम है, कोई बात नहीं, हम आपको इसी जो वाइट बोर्ड के माध्यम से, इसी मार्कर के माध्यम से बहुत ही सरल और सटीक भाषा में और महत्वपूर्ण एग्जाम में जो आने वाले जो प्रश्न है वो सोल्व है, इसी माध्यम से करवाएंगे। तो आप हमसे जुड़े और लाभ जरूर लें हमारे चैनल का। अगला टॉपिक है जनसंख्या, वितरण घनत्व,
ये संपूर्ण विश्व का टॉपिक आ गया। अब ये जो टॉपिक है उसका संदर्भ है, संपूर्ण विश्व का संदर्भ है, और विश्व का यूं कहें तो मानव भूगोल आ गया। कौन सा भूगोल आ गया? विश्व का मानव भूगोल शुरू हो गया। 33वें टॉपिक एस्किमो जनजाति से ही, ठीक है ना। तो विश्व में कहाँ जनसंख्या अधिक रहती है और कहाँ कम रहती है? कम रहती तो क्यों? ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? 35वां टॉपिक यहाँ जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि क्या, वास्तविक वृद्धि क्या, दोनों में क्या अंतर है? वृद्धि क्यों होती है, कौन से कारण है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है तो किस रूप में? जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका समाधान कैसे है? ऋणात्मक वृद्धि हो रही है तो समाधान कैसे है? और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किस प्रकार से जनसंख्या है उसमें जन्म दर मृत्यु दर जो है उसमें उतार चढ़ाव आया है, और लोगों का जो आया प्रवास है, उत्प्रवास है, वो किस रूप में हुआ है, आदि बिंदु यहाँ पर अपन देखेंगे। संक्रमण के सिवाय लोग कहाँ से कहाँ किस रूप में गए। फिर जनसंख्या संरचना अगला है, जनसंख्या संरचना, और संरचना में अपन देखेंगे आयु वर्ग, लिंगानुपात। तो यहाँ आयु वर्ग 3 आयु वर्ग मिलेगा आपको, 0 से 15 वर्ष, 15 से 60 वर्ष, 60 से अबोव। एनसीईआरटी ने 0 से 15, 15 से 64 और 65 से अबोव इस रूप में वर्गीकरण किया है। लिंगानुपात और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, तो ये जो जनसंख्या का की संरचना है उसकी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे, ठीक है ना, सारे टॉपिक। अगला दे रखा है प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है ना। इसके प्रकार, पक्ष व समस्याएं। प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं, आप्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कौन से के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं, अपकर्ष कारक कौन से हैं, सारे बिंदु जो है यहाँ अपन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद ही मानव विकास, किस प्रकार से मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स जो तैयार होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो तैयार किया जाता है। मानव विकास की रिपोर्ट सबसे पहले उदाहरण जैसे कि महबूब उल हक पाकिस्तान का था, भारत का अमर्त्य सेन ने किस प्रकार से मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ठीक है। कौन कौन से आधार लिए मानव विकास की अवधारणा जो उन्होंने तैयार की उसके लिए, तो उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। उसके बाद में अधिवास, पृथ्वी पर मनुष्य रह रहा है तो उसने आवास किस प्रकार से बनाए, तो यहाँ ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अधिवास किस रूप में है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय में क्या फ़र्क होता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनकी कमियां रहती है, उसके बारे और उनका वितरण है, ठीक है ना। तो अधिवास की चर्चा अपन इसमें करेंगे। उनके प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप है, चौकपट्टी प्रतिरूप है, आयताकार है, वर्गाकार है, ठीक है ना, तारा प्रतिरूप है। कौन कौन से आकार में जो गांव बसे होते हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ विस्तार से करेंगे। अगला टॉपिक है नगर कच्ची बस्ती, नगरीय कच्ची बस्ती। नगरों में कच्ची बस्तियों का विकास क्यों हो जाता है, इन कच्ची बस्तियों में कौन लोग रहते हैं, इन कच्ची बस्तियों में लोगों की क्या समस्याएं होती है और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती विश्व की सबसे बड़ी कच्ची बस्तियों में से एक है, तो वहाँ उसका उद्भव कैसे वहाँ लोग रह रहे हैं, इतने संकुल इलाके में वो किस प्रकार से अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं, तो विस्तार से अपन नगरीय कच्ची बस्ती में इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि किसी कच्ची बस्ती का यहाँ टॉपिक नहीं है, धारावी की बात की जाए या अन्य किसी कच्ची बस्ती, विश्व की कच्ची बस्ती की बात की जाए, वो टॉपिक नहीं है। तो अपने को कच्ची बस्ती का उद्भव होता क्यों है, वहाँ कौन कौन सी समस्याएं होती है, उसका समाधान कैसे करना है, वो चीज़ें यहाँ देखेंगे अपन। अगला दे रखा है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से 6 प्रकार, जिसमें आखेट है, संग्रहण है, खनन है, कृषि है, इन बिंदुओं को शामिल किया जाता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। मत्स्यन है, ठीक है ना। तो कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन और मत्स्यन और संग्रहण, ये 6 टॉपिक है। इन सब की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि है, संग्रहण है, आखेट है, पशुपालन है,
मत्स्यन है, इन सब की चर्चा विस्तार से करेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ कृषि होती है। एक होती है कृषि जो आदिम निर्वाह कृषि होती है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है। संग्रहण कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में आज भी लोग संग्रहण करते हैं और अपने आजीविका का निर्वहन करते हैं। आखेट शिकार कहाँ होता है, पशुपालन कहाँ होता है, चलवासी पशुचारण कहाँ होता है, व्यावसायिक पशुचारण कहाँ होता है, और मछली पालन कहाँ कहाँ विश्व में होता है। सारे बिंदु इसमें आ जाएंगे। अगला है प्राथमिक बाद में द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, किस प्रकार से उद्योगों की अवस्थापना की जाती है, उद्योगों की अवस्थापना के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। एक उद्योग अपने लगा दिया तो उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से, कहाँ कौन सा उद्योग लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, उसके बारे में। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं और उनकी स्थापना कहाँ की जाती है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से है, उसकी स्थापना कहाँ की जाती है, उसके बारे में, ठीक है ना। और विनिर्माण उद्योग, उसकी भी विस्तार से चर्चा अपन यहाँ करेंगे, ठीक है। कृषि से रिलेटेड उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, ठीक है ना, और उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। 3 बिंदु यहाँ दे रखे हैं उद्योग के अंदर, तो उसकी अपन चर्चा इस टॉपिक के माध्यम से कर लेंगे। तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय है जिसको अन्य नाम से सेवा सेक्टर के नाम से पुकारते हैं। और इसी सेवा सेक्टर में कौन कौन सी कार्य शामिल होते हैं, साथ साथ में इसी में दे रखा है चतुर्थ व्यवसाय व पंचम क्रिया व्यवसाय। व्यवसाय को 5 भागों में बांट रखा है। तृतीयक में सेवा सेक्टर आ जाता है, चाहे नाई की, धोबी की, एक चिकित्सक की सेवा हो, चाहे अध्यापक की सेवा हो, ठीक है ना, चाहे परिवहन की हो, चाहे संचार की, ये सारी सेवाएं इस व्यवसाय में आ जाती है। और हाई प्रोफाइल की सेवाएं जिसको अपन कह सकते हैं, कोई सलाहकार होता है, ठीक है ना, बड़े राजनीतिक नीति निर्धारक होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और अनुसंधान खोजकर्ता आते हैं। और पंचम क्रियाकलाप में किसी देश के बड़े नीति निर्माता होते हैं तो संपूर्ण देश के लिए मैनेजिंग व्यवस्था करते हैं, वो इस क्रियाकलाप। चतुर्थ को पंचम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ जो हाई लेवल की सेवाएं होती है वो पंचम में शामिल कर ली जाती है, बाकी चतुर्थ में आ जाती है। उसके बाद में सेवा का ही बिंदु है परिवहन। परिवहन टॉपिक में भूतल परिवहन, भूतल परिवहन में अपन देखेंगे सड़क और रेल परिवहन की चर्चा यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सड़क और रेल मार्ग 2 है। भूतल परिवहन में क्या क्या बिंदु है, सड़क व रेल मार्ग, ठीक है। तो संपूर्ण विश्व में कहाँ कहाँ सड़कों का विकास ज़्यादा है, कहाँ कम है, सड़कों के लिए कौन कौन सी अहर्ताएँ हैं, रेल मार्गों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे अधिक रेलों का जाल कहाँ बिछा हुआ है, तो इन सब बिंदुओं की चर्चा अपन इस टॉपिक में करेंगे। अगला बिंदु है जल परिवहन। 60 बिंदु से ऊपर लगभग दे रखे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। अभी से तैयारी में जुट जाओगे तो ये जो सिलेबस है आप कवर कर पाओगे। सिलेबस को देखते हुए जो अपने जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आगे जाने की पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा कि अपन जल्दी ही इसकी तैयारी थोड़े समय में कर लेंगे। बहुत ही बड़ा सिलेबस दे दिया है जियोग्राफी का। वायु परिवहन के बारे में दे रखा है टॉपिक, तो विश्व के प्रमुख वायु मार्ग, विश्व संदर्भ है, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं विश्व के, उनकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्लस विश्व के प्रमुख वायु मार्ग की अपन चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है ना, ये टॉपिक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की क्या भूमिका है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन देशों के साथ में है, किन किन वस्तुओं का है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आ जाएगा, ठीक है ना। 48वां टॉपिक है आधुनिक संचार उपकरण। आधुनिक संचार उपकरण, ठीक है। आधुनिक संचार उपकरण में उपग्रह है, सैटेलाइट सिस्टम जो है अपना उपग्रह है, इंटरनेट, उपग्रह इंटरनेट और मोबाइल आदि की चर्चा। उपग्रह के माध्यम से किस तरह की सूचनाएं अपन संग्रहण करते हैं, इंटरनेट से किस तरह की सूचनाएं कहाँ कहाँ किस रूप में, और मोबाइल का क्या यूज है, क्या उपयोग है, आदि बिंदुओं पर चर्चा अपन आधुनिक संचार के माध्यमों में करेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं,
पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहली है कि यहाँ पर्यावरण की महत्वपूर्ण समस्या है प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा क्या है? हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, क्यों बनता है? अम्लीय वर्षा क्यों होती है? और ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण क्या है, किस रूप में ओजोन परत है उसमें छेद हो रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक, अम्ल वर्षा भी डाल रखा है, हरित गृह डाल रखा है, ओजोन परत का क्षरण भी हमने अपने वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप जरूर सर्च कर लें और ये वीडियोज जो है यहाँ से अभी पढ़ना शुरू कर दें। तो बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, तो आप वेट ना करें और आज ही से इन टॉपिक्स को है वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी कम समय है आपके पास में, काफ़ी लंबा टॉपिक है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, यानी इस पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो समस्याएं बढ़ी, इसके लिए वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन कौन कौन से कहाँ कहाँ हुए उसके बारे में। पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हुआ उसके बारे में, मॉन्ट्रियल है, इसके अलावा अन्य जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में। अगला दे रखा संसाधन रिसोर्सेज के बारे में, और संसाधन के अंदर संसाधनों की संकल्पना, उनका वर्गीकरण, संसाधन कहते किसे हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं। और एक होता है पोषणीय विकास, टिकाऊ विकास जिसको कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं, उसके बारे में। धारणीय विकास होता क्या है, पोषणीय विकास क्या होता है, कि किस प्रकार से संसाधनों को अपन मितव्ययी ढंग से काम में लेना चाहिए, तो हमारे लिए भी वो काम आ जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। तो जीवन के अलावा जिन संसाधनों में, जैसे मानव, वनस्पति और जीव जंतु जो होते हैं उनमें जीवन चक्र पाया जाता है, वो जैव होते हैं, उनसे बनने वाले संसाधन है। इसके अलावा अजैव जितने भी है, जैसे कि भूजल है, जितने भी खनिज है, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, अभ्रक है, ठीक है ना। तो खनिजों में यहाँ चर्चा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और अभ्रक, इनको शामिल किया है, ठीक है ना। तो इनकी चर्चा अपन बारी बार से, इनका वितरण कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, किन देशों में इनकी अधिकता है, कौन सा देश अधिक इन संपन्न है, संचित भंडार क्या है, आदि आदि। उसके बाद में देखें ऊर्जा संसाधन, तो ये संसाधन भूगोल के टॉपिक है, और इसमें अपन देखेंगे परंपरागत, ऐसे संसाधन जिनका अपन यूज शुरू से कर रहे हैं उनको परंपरागत में शामिल किया गया है। तो इसमें एक तो कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत, इनको शामिल किया गया, ठीक है। और उसके बाद में गैर परंपरागत है, इनकी चर्चा अपन करेंगे। तो इसमें आणविक ऊर्जा, आणविक शामिल किया है, जैविक, पवन व सौर ऊर्जा, ठीक है ना। सूर्य से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, चलती हवा से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और जैविक ऊर्जा किस प्रकार से बायोगैस, बायोमास है वो प्राप्त की जा सकती है, क्या उसके लाभ है, कहाँ कहाँ उसके संयंत्र लगे हैं, किसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, आदि आदि। अगला बिंदु है कृषि। यहाँ कृषि के प्रकार संपूर्ण विश्व स्तर पर देखेंगे। इसमें कृषि के प्रकार जैसे निर्वहन कृषि, ठीक है, और व्यापारिक कृषि, दोनों प्रकार। व्यापारिक कृषि कहाँ की जाती है, निर्वहन कृषि कहाँ की जाती है, आर्द्र व शुष्क कृषि। आर्द्र व शुष्क कृषि के बारे में दे रखा है। अंतर पढ़ेंगे अपन गहन और विस्तीर्ण कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैविक उद्यानिकी, ठीक है ना, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती कहाँ कहाँ की जाती है। भारत का सिक्किम राज्य ऐसा है जिसने पूर्ण रूप से जैविक खेती करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि जो रसायन है उनके अत्यधिक यूज से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, तो सिक्किम ही पहला राज्य है। अब मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो फसलों की चर्चा अपन विश्व स्तर पर गेहूँ, चावल, इनके लिए आवश्यक वर्षा, तापमान और आर्द्रता, कपास,
गन्ना, चाय आदि का वितरण, ये कहाँ कहाँ फसलें प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ इनका उत्पन्न होता है, कितना होता है, उत्पन्न में कौन सा देश आगे है, कौन से देश पीछे है, इन बिंदुओं पर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 55वां पॉइंट आ गया। अगला बिंदु है वो है भारत में औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास, भारत के संदर्भ में आ गया। भारत में औद्योगिक विकास, तो भारत का यहाँ प्रमुख उद्योग कौन कौन से भारत में, प्रमुख में जैसे लोहा, इस्पात, टिस्को, इसको, विस्को की बात यहाँ करेंगे, एल्यूमिनियम, नाल्को, भाल्को, इंडाल्को की बात करेंगे, ठीक है। सीमेंट उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया, उसके लिए सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ कब और कौन कौन से उद्योग है, चीनी उद्योग, तो ये उद्योग लोहा, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती और चीनी उद्योग, और उसके बाद में इंजीनियरिंग उद्योग, ठीक है ना। इनकी चर्चा अपन विस्तार से किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में उद्योगों की चर्चा अपन यहाँ प्रत्येक टॉपिक की चर्चा विस्तार से अपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा है देखते हैं। ये हो गए जी अपने 56 टॉपिक हो गए ना, और 10 और बच गए भाई, 66 टॉपिक है। तो ड्रो मत, जी जानू लाग जाओ, क्योंकि कुछ हासिल करवा के लिए कुछ खोना पड़े, तो समय, आनंद, शौक, खुशी ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तब आपको जो नौकरी जिसको बोलते हैं अपन, और अपना लक्ष्य बना रखा है उसको अपन प्राप्त कर पाएंगे। क्षेत्रीय नियोजन अगला टॉपिक है। क्षेत्रीय नियोजन, किस प्रकार से एक देश के विकास के लिए प्लानिंग की जाती है। भारत के संदर्भ में प्रादेशिक संतुलन, विभिन्न प्रदेशों में संतुलन कायम करने के लिए क्या किया जाता है। मरु विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। और जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजातियों को आगे लाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसकी चर्चा भी अपन यहाँ करने जा रहे हैं। एक मिनट, बिल्कुल सही चल रहा है। तो जनजातीय विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम और प्रादेशिक संतुलन किस प्रकार से भारत का बना हुआ है, तो ये भारत के संदर्भ में, ये जो टॉपिक चल रहे हैं किसके संदर्भ में, अपने भारत के संदर्भ में चल रहे हैं सारे। अगला टॉपिक है विकास व नियोजन। विकास व नियोजन थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि काफ़ी लंबा सिलेबस है, तो जल्दी आपको समझा दें, वरना तो 2-3 घंटे का वीडियो बनाए यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे अपन, टॉपिक कौन से ये देख लेते हैं। नियोजन में अपन गरीबी क्या होती है और गरीबी का उन्मूलन कैसे करना है अपने को। गरीबी का उन्मूलन कैसे करना है, रोजगार कार्यक्रम कैसे कौन कौन से चल रहे हैं जनता को रोजगार देने के लिए। और जो महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम है मैं नरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा अपन करेंगे, ठीक है ना। नरेगा जिसको बोलते हैं, 2005 में जिसको शुरू किया गया था, 6 में आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी गई, 5 में इसको बनाया गया था, यूपीए सरकार के समय का था। तो विस्तार से इसकी चर्चा अपन करेंगे। अगला है पोषणीय विकास। पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो प्राचीन जो परंपरागत दृष्टिकोण क्या रहा है पोषणीय विकास का, और आधुनिक दृष्टिकोण क्या रहा है, दोनों का। पोषणीय विकास के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस रूप में करें, किस रूप में अपन आगे बढ़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बच जाए और हम भी उनका यूज कर लें। तो इसमें वो आज का क्या दृष्टिकोण है और प्राचीन समय में लोग क्या सोचते थे, दोनों की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। अगला 60वां टॉपिक है ग्रामीण विकास। गाँव के विकास के लिए
सरकार किस तरह के कार्यक्रम अपनाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसमें दो महत्वपूर्ण है। एक का नाम दे रखा है डेयरी और दूसरा है कुटीर उद्योग। उद्योग आकार के आधार पर 3 प्रकार के हैं, इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। तो वृहत उद्योग में तो लोहा इस्पात है, सीमेंट वाला उद्योग है वो आ जाए, चीनी उद्योग। और कुटीर उद्योग जो घर के स्तर पर, जो अपने स्तर पर जो स्थानीय कच्चे माल का यूज करके दो उद्योग चलाए जाते हैं, जैसे झाड़ू निर्माण है, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन है, छोटे खिलौने जो हाथों से लोग बनाते हैं, दरी पट्टी बनाते हैं, छोटे उद्योग है वो कुटीर में शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है ना। कई डब्बे, जो मिठाई के डब्बे होते हैं उनको तैयार करते हैं, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग की चर्चा अपन करें तो ये इसमें सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग की बात करेंगे। सूती वस्त्र और सीमेंट, ये भारत के संदर्भ में है। सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। फिर यहाँ बात करेंगे खनिजों की, मिनरल्स कौन कौन से है उनके बारे में। तो यहाँ महत्वपूर्ण संगमरमर, उसके साथ में तांबा, जस्ता, ये कहाँ कहाँ निकाले जाते हैं, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम व पेट्रोलियम। तो इनका दोहन कहाँ होता है, सबसे पहले ये कहाँ निकले, किस रूप में निकले, साथ में कौन सा खनिज निकलता है, भारत के किन राज्यों में ये अपने को प्राप्त होते हैं, आदि बिंदुओं पर चर्चा अपन खनिज संगठन के अंदर विस्तार से करेंगे। ठीक है ना। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, भारत के संदर्भ में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं है, इसका वीडियो भी अपने डाल रखा है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और चंबल घाटी जो परियोजनाएं है उनका विस्तार से अपने वीडियो डाल रखा है, तो जरूर वहां से इस वीडियो को भी पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती नदी है, राजस्थान में बैसोरगढ़ में प्रवेश करती है। इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर है वो राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की एक प्रकार से जीवन रेखा जिसको कह सकते हैं, और एक दे रखा है माही परियोजना। माही नदी मध्य प्रदेश की पहाड़ी से निकलती है, बांसवाड़ा में खांडू के निकट प्रवेश करती है। बोरखेड़ा गांव में एक माई बता सागर बांध बना हुआ है, तो उससे आदिवासियों को जल और पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। तो विस्तार से इसकी चर्चा अपन करेंगे माही परियोजना के बारे में भी। उसके बाद में है मानचित्र। यह प्रैक्टिकल का बिंदु दे दिया यहाँ पे। मानचित्र का अर्थ भारत के संदर्भ में दिया है, महत्व है। पहले विश्व का संदर्भ था, वर्गीकरण और मानचित्रांकन। ठीक है। इसमें थीमेटिक मानचित्र, जिसको विषयक मानचित्र बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे बिंदुकित मानचित्र, समान रेखा मानचित्र किस तरह से बनाते हैं, बिंदुवान समरेखा मानचित्र और बिंदुकित मान थीमेटिक में दे रखे हैं। बिंदुकित मानचित्र, इसके गुण दोष क्या है, और सममान रेखा मानचित्र, जैसे समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, जैसे समोच्च रेखाएं हैं, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, तो उन समान रेखा मानचित्र है वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो एक तो समान रेखा है, एक बिंदुकित मानचित्र है। इनके अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारा प्रैक्टिकल का विषय है। सीनियर क्लास में भी ये दे रखा है। 65वां टॉपिक है आंकड़ों का निरूपण। आंकड़ों का निरूपण ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, बिंदु है। और इसमें आलेखों की रचना, किस प्रकार से आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं, सारणीयन करते हैं, और उसके बाद में आलेख कैसे बनाते हैं। आलेखों में दंडारेख दे रखा है, 3 तरह का होता है। साधारण दंडारेख है, मिश्रित दंडारेख है। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें वर्तारेख या चक्र आरेख कैसे बनाते हैं, क्या इसके लाभ है, क्या क्या इसमें दर्शा सकते हैं, जिसको वर्तारेख भी कहते हैं। और एक प्रवाह है आरेख। प्रवाह में हवा है, हवा की गति के बारे में, बसों की किसी राह पर
ये जो यातायात प्रवाह उसको दर्शाने के लिए, बसों की संख्या दर्शाने के लिए, ठीक है ना, प्रवाह आरेख, हवा चलने वाली जो आंधियाँ चलती है उसके दिनों की संख्या को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो प्रवाह है, चक्रारेख और दंडारेख जो है इसमें जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, तुलनात्मक जैसे खनिजों का जो उत्पादन दर्शाना होता है, ठीक है। इसके अलावा फसल उत्पादन दिखाना होता है, जनसंख्या को दिखाना होता है कि दो राज्यों की तुलना करनी होती है, तो दंडारेख के माध्यम से अपन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें साधारण है, दो तरह के आंकड़े, मिश्रित दंडारेख है, ठीक है ना। तो वो इसमें अलग अलग